अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस ट्यूटोरियल के अंदर हम जो है वो अपना फ्लटर को हम इंटीग्रेट कैसे करते हैं, उसके ऊपर हम एप्लीकेशंस बनाते कैसे हैं, उनको रन कैसे करते हैं, हम अपने सिस्टम को कैसे रेडी करते हैं, तो ये सारी चीज़ें देख रहे होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं बताता जाऊँ कि फ़्लटर होता है क्या है। तो फ़्लटर बेसिकली जो है वो गूगल ने डेवलप किया है। ये आप इस तरह समझ लें कि एक ओपन सोर्स यूआई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है, जिसके अंदर हम किसी भी टाइप की एप्लीकेशन बना सकते हैं, जो कि एक ही एप्लीकेशन हमारी मैक ओएस, विंडो ओएस, लिनक्स और क्रोम बेस यानी कि वेबसाइट्स के तौर पे भी रन हो सकती है। अदर देन दैट जो है ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन और आईओएस एप्लीकेशन के अंदर भी रन होती है। ज़्यादातर जो यूज़ है फ्लटर का हमारे पास वो मोस्टली एप्लीकेशंस में होता है, जो कि हम एंड्रॉयड या आईओएस के लिए बना रहे होते हैं। अच्छा, तो अभी इस बुक को बनाने के लिए ज़ाहिर हमें कोई जो है ना वो एडिटर चाहिए होगा, और उस एडिटर के लिए कोई मशीन होगी और उसकी कोई रिक्वायरमेंट होगी, तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर तो हमारे पास विंडो का सिस्टम है तो उसके अंदर तो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो 4 GB है, यानी कि उसकी रैम जो है वो मिनिमम 4 GB होनी चाहिए, और स्टोरेज जो है वो 10 GB एटलीस्ट होनी चाहिए। लेकिन जो रिकमेंडेड है वो हमारे पास 8 GB रैम हो, तो हमारा जो सिस्टम है थोड़ा सा स्मूथ चलेगा, क्योंकि उसमें इमुलेटर रन होना होता है एंड्रॉयड का। अगर विंडोज़ की बात करें तो उसने भी अपनी एक स्पेस लेनी होती है, और वो रन होने के लिए भी जो है ना वो रैम यूज़ करता है, तो वो काफ़ी हैवी हो जाता है। तो कोशिश करें आपके पास सिस्टम अगर अच्छा है तो आप उसको यूज़ करें, अगर अच्छा नहीं है तो जो भी है आप उस पर कोशिश करें एटलीस्ट सीखने की हद तक। तो जब आप सीख लेंगे तो उसके बाद आप चेंज कर सकते हैं। मैकबुक जो है वो कोई भी जिस पे अपडेट्स आ रही हैं वो इजीली चलेगी, उससे नीचे वाली भी चल जाती हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। इस तरह से लिनक्स का सिस्टम है, उसमें भी सेम रिक्वायरमेंट है कि 4 GB जो है ना वो मिनिमम रैम होनी चाहिए उसकी, लेकिन 8 GB जो है ना रिकमेंडेड है। अच्छा, ये तो होगी सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो भी सिस्टम है उसके अंदर हम अपना फ्लटर को कैसे, उसका कोड कैसे रन कर सकते हैं डार्ट का, और फ्लटर की एप्लीकेशन को कैसे बना सकते हैं, तो उसके लिए हम देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट ओपन की है। मैं बताता चलूँ कि मेरे पास अभी जिस सिस्टम पे मैं ये चीज़ें दिखा रहा हूँ ये मैकबुक है, तो मैं मैकबुक के हवाले से चीज़ें करूँगा, लेकिन जो है वो साथ में मैं आपको डिफरेंट वेज भी बता दूंगा कि विंडोज़ के अंदर होता तो कैसे कर रहे होते हैं, और मैक ओएस के अंदर होता तो कैसे कर रहे होते हैं, सेम लिनक्स के अंदर कैसे कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने करना क्या होता है कि हमने अपना प्लेटफॉर्म जो है ना चूज़ करना होता है। ठीक है, और इस प्लेटफॉर्म को चूज़ करने के लिए हमने जिस वेबसाइट पे जाना है वो है docs.flutter.dev गेट स्टार्टेड इंस्टॉल। ठीक है, ये लिंक जो है मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँ। वैसे भी आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं, फ्लटर डाउनलोड करके भी आप सर्च कर सकते हैं इसको। ठीक है, स्टार्ट बिल्डिंग इंस्टॉल। अच्छा, ये क्योंकि इंस्टॉल के लिए है, यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि आपने किस सिस्टम में इंस्टॉल करनी है, तो मैं इनको डिफरेंट खोल लेता हूँ ताकि हम इनका डिफरेंस भी चेक कर सकें। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हमारे पास जो आ रहा है वो विंडो का इंस्टॉलेशन प्रोसेस है। तो अगर आप विंडो यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़ के ऊपर है, तो आप इस वाले प्रोसेस को यूज़ करेंगे। सेम एज़ अगर मैक ओएस है तो उसमें यूज़ कर रहे होंगे, लिनक्स में ये है, और क्रोम एस का अलग से है। हम बाकियों को फ़िलहाल के लिए बंद कर देते हैं, हम अपने मैक वाले पे और विंडो वाले पे फोकस करते हैं, क्योंकि मोस्टली पीपल्स की बात है इन दोनों के अंदर से कोई भी सिस्टम हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे मैक ओएस में भी उसने सेम चीज़ें बताई हैं कि अगर आपने ये इन्वायरमेंट रन करना है तो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम मैक ओएस होना चाहिए। उसकी डिस्क स्पेस जो है वो 2.8 है। इसके अलावा जो है वो फ्लटर को गिट चाहिए होगी। अच्छा, इसके लिए जो एडिटर हम यूज़ करेंगे वो हम दो एडिटर मोस्टली यूज़ कर सकते हैं, या तो एक्सकोड जो कि रिकमेंडेड भी है फ्लटर की तरफ से, इसके अलावा हम जो है वो एंड्रॉयड स्टूडियो को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये दोनों ही प्रॉपर्ली काम करेंगे। सही है, तो इसमें करना क्या होता है, सिंपली हमने अपने कमांड लाइन में जाना है और हमने ये वाली कमांड को रन करना है। कमांड लाइन में हम कैसे जाते हैं, जो हम टर्मिनल बोलते हैं मैक ओएस के अंदर, और विंडोज़ के अंदर हम उसको कमांड लाइन बोल रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी उसने सेम चीज़ें बताई हैं। उसने कहा जी आपने गिट उसको इंस्टॉल कर लेना है सिस्टम के अंदर। ठीक है, जो कि यहाँ से लिंक आप क्लिक करेंगे तो ये आपका डाउनलोड करने का प्रोसेस आ जाएगा। आपने इसको फॉलो कर लेना, आपके पास 32 बिट है या 64 बिट है, जो भी है आपने उस हिसाब से इसको फॉलो कर लेना है। अदरवाइज़ आप इस कमांड को भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है,
सेम ऐसे ये कमांड है गिट को मैकोस में इंस्टॉल करने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या है जी? नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें एक पूरा फुल फ्लैज जिप में जो है वो फ्लटर का एसडीके रिक्वायर्ड होगा, जो कि हम नॉर्मली यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो ये इसको डाउनलोड करने के लिए पूछेगा, ठीक है। अब क्योंकि ये विंडोज़ का है तो मुझे रिक्वायर्ड नहीं है। इस तरह से अगर मैक ओएस है तो इसमें वो दो ऑप्शन देता है कि अगर इंटेल चिप वाली मैक बुक है तो हम ये क्लिक कर रहे होंगे, अगर एप्पल सिलिकॉन वाली है तो हम ये वाला डाउनलोड कर रहे होंगे। मेरे पास अभी एप्पल सिलिकॉन वाली है तो मैं इस पर क्लिक कराऊँगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये मेरे पास इंस्टॉल्ड है तो मैं इसको अभी इस तरह से डाउनलोड पे नहीं लगाऊंगा, मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर लिया है। लेकिन आपके लिए बताता जाऊँ कि आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, सिंपल है। जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगी तो मैकओएस के अंदर आपने ये वाली कमांड टर्मिनल में रन करनी है, जिससे हम क्या करेंगे, डेवलपमेंट का फोल्डर हमारा जो है ना ओपन हो जाएगा टर्मिनल के अंदर, मतलब उसको उसका पाथ मिल जाएगा। फिर हमने अनजिप की कमांड रन करनी है। इससे होगा ये कि जो फाइल हमने डाउनलोड की थी क्योंकि वो जिप फाइल में थी तो अनजिप हो जाएगी, ठीक है। अब अनजिप हो के वो एक फ़ोल्डर हमारे पास आ जाएगा, तो हमने उस फोल्डर को कहीं भी रखे तो उसका पाथ जो है वो हमने दे देना है अपने सिस्टम को, यानी कि जहाँ उसे पता लगे कि जब मैंने फ्लटर की कोई चीज़ देखनी है तो मैंने किस पाथ पे आना है। तो वो पाथ देने के लिए हम ये कमांड रन करते हैं एक्सपोर्ट पाथ। ये ऑलरेडी पाथ होगा और इसके आगे जो है ना हमने अब उसका लिंक दे देना है जहाँ पे भी वो पड़ा होगा, ठीक है। ये पूरा एक पाथ हो जाएगा जिसकी वजह से इसे आइडिया हो जाएगा कि मैंने जब भी फ्लटर को के एसडीके को चेक करना है तो मैं यहाँ पे आके चेक करूँगा। सेम ऐसे विंडोज़ के अंदर हम जाएंगे, विंडोज़ के अंदर भी हम इसको डाउनलोड करेंगे, इसके बाद हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे ये सी सोर्स इसके अंदर ये फ्लटर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये साथ में हमें बता रहे हैं कि कोई स्पेशल करेक्टर या स्पेसिस नहीं आने चाहिए उसके पूरे पाथ के अंदर। जैसे हम कुछ लोग जो है ना वो स्पेसिस के साथ फोल्डर बना रहे होते हैं तो उसको अवॉइड करना है आपने, ठीक है। और प्रोग्राम फाइल्स वगैरह की डायरेक्टरी में भी उसको नहीं रखना हमने, ठीक है। उसके बाद हमने ये वाली कमांड रन करनी है, उसका पाथ अपडेट करना है जैसे हमने मैकओएस में किया था, वैसे हम विंडोज़ में भी अगर हैं तो वहाँ भी हमने ये चेक करना है, ठीक है। जब ये दोनों काम हमारे हो जाएंगे तो उसके बाद हमने क्या करना है, हमने अपना कमांड लाइन रन करना है। मैं इसमें टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ फ़िलहाल के लिए। मैं इसमें बोलता हूँ क्या, फ्लटर डॉक्टर। ये बेसिकली फ्लटर के ही एक प्रोसेस है जो हमें ये बताता है कि हमारा जो सिस्टम है क्या वो उसके अंदर सारी चीज़ें जो है वो इंस्टॉल्ड है, क्या वो रेडी है फ्लटर की एप्लीकेशन रन करने के लिए या बनाने के लिए। तो ये फ्लटर डॉक्टर की रन कमांड हम रन करेंगे जिससे हमें ये सारी चीज़ें बताएगा। अब मेरे पास क्योंकि फ्लटर इंस्टॉल थी मैंने उसका पाथ भी सेट कर दिया हुआ है तो ये भी वो चेक कर रहे हैं, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि ये हमें क्लियरली नज़र भी आए कि ये क्या लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ भी मैं आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जैसे मैंने फ्लटर डॉक्टर को रन किया है तो उसने सबसे पहले देखा है कि जो मेरे पास फ्लटर इंस्टॉल्ड है क्या वो फ्लटर जो है वो अपडेटेड है। तो अब मेरे केस में वो अपडेटेड नहीं है, मैंने काफ़ी टाइम पहले की हुई है। तो वो उसको ये बता रहा है कि एक न्यू वर्जन जो है ना अवेलेबल है और आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं नहीं भी कर रहा तो कोई मसला नहीं है, ये भी चल जाएगा, फ़न हो, कोई इशूज़ ऐसे आने वाले नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये सेकेंडली इसने चेक किया है कि जो फ्लटर मैंने इंस्टॉल की है क्या वो स्टेबल है और मैकबुक के अंदर जो है वो किस लैंग्वेज में पड़ी हुई है और उसका कौन सा फॉर्मेट है। अब क्योंकि सिलिकॉन है तो उसमें ARM64 वाली होती है, आपको इतनी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एंड्रॉइड का टूल चेन होता है। अच्छा हाँ, इसके लिए हमें जो मेन रिक्वायर्ड चीज़ थी वो हमने छोड़ दी। अब लेट्स सपोज कि मैं अगर इसको विजुअल कोड में कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड, ठीक है। तो मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा सेम जैसे हमने फ्लटर को डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए देखा था और वो इंस्टॉल कर सकते थे, वैसे हम इसको भी कर सकते हैं। जैसे विंडो के लिए ये है, लिनक्स के लिए ये है, इस तरह से मैक के लिए ये है। तो अभी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे मेरे पास विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल्ड है तो मैं इसको दोबारा से इंस्टॉल नहीं करूँगा। आपने सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेना है और कुछ नहीं है इसके अंदर। इस तरह से अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो पे इसको करना चाह रहे हैं, जैसे कि मैं इसको प्रेफर करता हूँ क्योंकि मैं इसके साथ थोड़ा सा फेमिलियर हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा।
अच्छा, ये प्रोसेस जो है ना, ये आप मैकबुक और विंडोज़ दोनों के लिए कर सकते हैं, लिनक्स के लिए भी सेम ही होगा। आपको इन दोनों में से कोई एक चीज़ रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि एडिटर होते हैं जिसके अंदर हमने कोड लिखना होता है, ठीक है। तो मैं इसमें फॉलो करने वाला हूँ ड्राइव स्टूडियो को। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको इंस्टॉल कर लूँगा। इसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी, जैसे वो बता रहा है कि इसकी रैम 8 होनी चाहिए, लेकिन रिकमेंडेड उसके लिए 16 GB है। उसके अंदर कोई लेटेस्ट इंटेल कोर का प्रोसेस हो तो ये रिकमेंडेड है, लेकिन अगर x86-64 आर्किटेक्ट पे कोई बना हुआ है सेकंड जनरेशन इंटेल कोर का तो वो भी चल जाएगा। डिस्क स्पेस मिनिमम 8 होनी चाहिए, लेकिन अगर 16 GB है तो ज़्यादा बेहतर है, SSD वाली, सही है। तो स्क्रीन रेजोल्यूशन है, ये भी डिफरेंट होती है लैपटॉप्स की, तो ये आपने देख लेनी है। ये हम इंस्टॉल कर लेंगे। मेरे पास क्योंकि इंस्टॉल्ड है तो मैं इसको दोबारा से इंस्टॉल नहीं कर रहा, ठीक है। ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, हम जाएंगे टर्मिनल के अंदर, हम इसको दोबारा चेक करते हैं कि नेक्स्ट ये क्या चेक कर रहा है। अच्छा, अब चूंकि मैं मैकबुक पे हूँ तो इसमें ये एक्स कोड को भी रिक्वायर्ड करता है, क्योंकि हमने जो मैकबुक के लिए या iOS के लिए जो भी डेवलपमेंट करनी होगी उसके लिए हमें मस्ट मैकबुक रिक्वायर्ड होगी। तो अब ये ऑलरेडी ना उसके अंदर चेक कर रहा है कि क्या एक्स कोड इंस्टॉल्ड है, तो मेरे पास क्योंकि इंस्टॉल्ड था तो इसने इसको भी टिक मार्क कर दिया। इस तरह से जब हमने वेबसाइट्स वगैरह को चेक करना होता है, टेस्ट करना होता है, तो उसकी डेवलपमेंट करनी है, तो उसके लिए हमारे पास क्रोम लाजमी होना चाहिए। अब ये भी मेरे पास इंस्टॉल्ड है तो इसने इसको भी टिक कर दिया। ड्राइव स्टूडियो को चेक किया है, वो भी इंस्टॉल्ड है। VS कोड को किया है। अब इन दोनों में से कोई भी एक इंस्टॉल कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये कनेक्ट देखता है कि ये क्या डिवाइसेस जैसे इमुलेटर है या सिमुलेटर है, क्या वो इंस्टॉल्ड है, क्या वो रन हो रहे हैं। तो वो मेरे सिस्टम में दोनों इंस्टॉल्ड है, तो इसलिए इसने ओके कर दिया। अब नेटवर्क रिसोर्सेज हैं कि नेटवर्क वगैरह सही है, तो इसने एंड पे बता दिया कि नो इश्यूज फॉर्म। अब अगर इनमें से कोई भी चीज़ कम होती तो यहाँ पे उसको जो है ना क्रॉस मार्क कर देता, तो हम सिंपली उस चीज़ को जाके इंस्टॉल करते, दोबारा से फ्लटर डॉक्टर को रन करते, तो हमारे पास वो एंड रिज़ल्ट आ जाता। तो कोशिश करनी है आपने कि ये सारे टिक मार्क्स हो जाएं ताकि हम इजीली इसको आगे लेके चल सकें, ठीक है। अब ये पूरा एक उसने सेटअप बताया था। अगर हम इसके आगे चलें तो आगे जो है ये बेसिकली हमें एक्स कोड का भी बता रहा है कि एक्स कोड इंस्टॉल कैसे करेंगे, उसके ऊपर सिमुलेटर कैसे ओपन करेंगे, ठीक है। जैसे मैं अगर अपना टर्मिनल दोबारा ओपन करता हूँ और इसमें मैं ये कमांड रन कर देता हूँ तो ये करेगा क्या, ये बेसिकली सिमुलेटर को ओपन कर देगा। और क्योंकि ऑलरेडी मैंने उसको कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो ये जैसे उसको ओपन कर देगा, ठीक है। ये भी थोड़ा टाइम लेता है पहली दफ़ा इनिशलाइज होने में, तो जैसे होता है फिर मैं दिखाता हूँ। अनेबल टू बूट द सिमुलेटर, तो ये अभी शायद कोई इशू आ रहा है इसके साथ, लेकिन इसकी हमें अभी नीड नहीं है तो हम ज़्यादा इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम इमुलेटर से फ़िलहाल काम चलाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम ये करते हैं कि हमने जब भी कोई एप्लीकेशन बनानी होती है तो हम सिंपली ये कमांड रन करेंगे कहाँ जाके। अच्छा, यहाँ तक जो है ना वो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। अब कह लें कि फ्लटर को हम अब यूज़ कर सकते हैं, हम इसके ऊपर एप्लीकेशंस बना सकते हैं। साथ में मैं ये करता हूँ कि मैं आपको इंड्राइव स्टूडियो ओपन करके भी दिखा देता हूँ कि हमें किस तरह से लग रहा होगा, ठीक है। ये देखिए, जैसे इंड्राइव स्टूडियो आप इंस्टॉल करते हैं तो वो ऑलरेडी, क्योंकि वो भी गूगल ने डेवलप किया है और ये भी गूगल ने किया है, तो उसने ऑलरेडी उसके अंदर जो है ना उसको सपोर्ट किया हुआ है, उसकी सपोर्ट दी है। तो न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट के नाम से हमें ऑप्शन भी दे रहा है कि आप यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक। ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो है एक्शंस भी हैं हमारे पास, कि अगर ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट बना हुआ है फ्लटर के अंदर तो उसको हम इंपोर्ट कर सकते हैं। ये एंड्रॉइड का है तो उसको भी हम कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने दिखाना था वो थे प्लगइन्स। प्लगइन्स के अंदर आपने ये करना होता है, जब एंड्रॉइड स्टूडियो आप इंस्टॉल कर लेंगे उसमें आपने दो प्लगइन्स डालने हैं। एक तो ये है फ्लटर का जिसकी अपडेट भी आई है मेरे पास, और सेकंड जो है वो होता है डार्ट का, दिस वन। तो ये दो ज़रूरी होते हैं। डार्ट का करने से ये होगा कि आपको डार्ट की जितनी भी इंटेलिजेंस है वो मिल जाएगी, सपोर्ट मिल जाएगी आपको, जो है ना वो कोड काफ़ी आसान हो जाएगा करना। और डार्ट को ज़ाहिर सपोर्ट भी करना है तो उसके लिए भी डार्ट रिक्वायर्ड होगी। इस तरह से फ्लटर की जो चीज़ें होंगी वो फ्लटर के प्लगइन के साथ हमारे पास आ जाएंगी। तो ये मैंने डिफरेंट किस्म के इंस्टॉल किए हैं, जिनमें से कुछ मेरे काम के भी नहीं हैं और कुछ मेरे काम के हैं, ठीक है। तो मैं इसको वैसे अपडेट पे लगा देता हूँ ताकि तब तक ये अपडेट भी हो जाए। और मीनवाइल हम आगे चेक करते हैं कि हमें वेबसाइट पे क्या मज़ीद चीज़ें मिलती हैं। अच्छा, वेबसाइट पे बता रहा है कि जी आप फ्लटर क्रिएट माई ऐप के नाम से जो है ना कमांड है, ये पूरी कमांड है, यहाँ तक कमांड है और ये हमारा वो एप्लीकेशन का नाम है जो हमने बनानी है। तो ये सिंपल है
हम इसको एंड्रॉइड स्टूडियो से जो है ना वो यूआई के थ्रू भी कर सकते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है कमांड के थ्रू करने की, क्योंकि बैकएंड पे वो भी कमांड ही रन कर रहा होता है। तो हम वहाँ से करके देख लेते हैं इसको, ठीक है। आगे ये बता रहा है जी आपने उस माई ऐप को ओपन करना है, फिर आप जब फ्लटर रन करेंगे तो आपका जो भी सिमुलेटर ओपन होगा तो उसके अंदर रन हो जाएगा। उसके बाद ये ट्रस्ट के हवाले से चीज़ें हैं कि आप उसको ट्रस्ट में लेके आएंगे। अच्छा, इसमें आपने एक जो चीज़ करनी होती है वो करनी होती है कोको बोर्ड। ये जो कोको बोर्ड्स हैं ये हमारी ज़रूरी होती हैं iOS ऐप्स को रन करने के लिए, या उसमें प्लगइन वगैरह इंटीग्रेट करने के लिए यूज़ होता है। तो आपको ये वाला जो है ना वो पैकेज जो है ये भी इंस्टॉल करना पड़ेगा मैक के अंदर, ठीक है। अब क्योंकि मेरे पास ये सारी चीज़ें इंस्टॉल्ड है तो मैं इसको दोबारा नहीं करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। ये सारा एक्स कोड का प्रोजेक्ट जो है ना वो सेटअप करने के लिए है, तो अभी हम इसकी इतनी डेप्थ में नहीं जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये एंड्रॉइड स्टूडियो के बारे में उसने बताया कि आप यहाँ से एंड्रॉइड स्टूडियो को जो है ना डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप फ्लटर डॉक्टर रन करेंगे, फिर आप अपनी जो है ना वो पूरी इमुलेटर को आप बनाएंगे, ठीक है। ये डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करते हुए ये वाला सॉरी यहाँ पे आपको इमुलेटर बनाने का तरीका बताया हुआ है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। मैं थोड़ा वीडियो को शॉर्ट करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। अच्छा, उसके बाद जो मेन चीज़ होती है, हमने ये कमांड रन करनी होती है। ऐसे होता है कि एंड्रॉइड के जो लाइसेंस होते हैं वो हमने एग्री करने होते हैं, तो उसके लिए कमांड रन होती है। तो इसके बाद हमारा जो सिस्टम है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब मैं ज़ूम कर रहा हूँ कि आपने यहाँ तक काम सारे कर लिए, ठीक है। मैं आपको इमुलेटर बनाने का तरीका भी सिखा देता हूँ, क्योंकि मोस्टली लोग विंडोज़ को यूज़ करे होंगे और उसमें हम इमुलेटर पे काम करे होंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको एक बार रिस्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने अपडेट किया था। इसको बंद कर देते हैं। अच्छा जी, तो इस तरह का कोई हमारे पास ना व्यू आ जाएगा अगर हम लेटेस्ट वाले एंड्रॉइड स्टूडियो की बात करते हैं। तो अगर आपके पास लेटेस्ट नहीं भी है तो आप उसको जो है वो अपडेट कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे, हमारे पास न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट का एक ऑप्शन होगा, हम इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास ये डिफरेंट जो हमें ऑप्शंस हैं, जैसे न्यू प्रोजेक्ट है, एम्प्टी प्रोजेक्ट है। अगर एंड्रॉइड का बना रहे हैं तो ये है, लेकिन हम चूँकि फ्लटर पे काम करना चाह रहे हैं तो हम सिंपली फ्लटर को यहाँ से क्लिक करेंगे। डार्ट का भी बनता है लेकिन वो एक डिफरेंट चीज़ है, तो हम उसमें नहीं जाएंगे। तो हमने क्या करना है, हमने फ्लटर के अंदर फ्लटर करना है। हमने इसको जो है वो अभी कोई भी हम जो है उसको दे लेते हैं, पाथ दे देते हैं जहाँ पे हमने इसको इंस्टॉल करना है। तो फनो हम इसको डाउनलोड्स में ले जाते हैं, ठीक है। मैं जैसे इसको ओपन करूँगा, अच्छा सॉरी, ये इसका फ्लटर एसडीके जो ना वो ढूंढ रहा है। मैंने इसको पाथ दे दिया कि जहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट को रन करना है। तो हम इसको दोबारा से स्टेप को फॉलो कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको बंद करता हूँ। हम दोबारा से आते हैं, न्यू प्रोजेक्ट है। अच्छा, ये वो वाला पाथ होगा जहाँ पे मेरा फ्लटर का एसडीके पड़ा हुआ है, जो हमने शुरू में अनजिप करके रखा था, जिसका हमने पाथ दिया था। तो ये दोबारा से मैं उसका पाथ वेरीफाई करवा रहा हूँ। अब मुझे यहाँ से नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पे मुझे प्रोजेक्ट का नेम देना है। मैं कहता हूँ जी फर्स्ट ऐप। कोशिश करनी है आपने स्मॉल लेटर्स यूज़ करने हैं। सॉरी, गलती से जो है ना वो बटन प्रेस हो गया और उसने उसको क्रिएट भी कर दिया। मैं इसको फ़िलहाल के लिए रिमूव कर देता हूँ, दोबारा से कर लेते हैं। नेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट ऐप। ये हमारा वो लोकेशन होगी जहाँ पे हम इस ऐप को बनाने जा रहे हैं। तो अभी के लिए ये मेरे पास एक पाथ है जहाँ पे मैंने अपनी फर्स्ट ऐप बनाई है। यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन होती है, जैसे मैं कोई भी ऐप बना रहा हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख दूँगा कि ऐप की डिस्क्रिप्शन में कि इस तरह की एप्लीकेशन है। जैसे कोई ई कॉमर्स की है तो मैं लिखूँगा जी ई कॉमर्स फ्लटर प्रोजेक्ट। अगर मैं कुछ नाम भी लिखना चाहूँ तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इंपॉर्टेंट होती है। ये हमें यहाँ पे कुछ यूनिक आइडेंटिफायर देना होता है, जो कि हमारा जब हम ऐप को अपनी को अपलोड करते हैं तो हमारी ऐप स्टोर पे या आपने देखा होगा कि एंड्रॉयड स्टूडियो सॉरी जब एंड्रॉयड की एप्लीकेशन बनाते हैं तो प्ले स्टोर के ऊपर जो हमारे पास पैकेज नेम होता है और iOS के अंदर हमारे पास आइडेंटिफायर होता है, तो ये दोनों यूनिक होने चाहिए। तो जो यहाँ पे हम सेट करते हैं वहीं पे सेट हो जाते हैं। खैर, इसको हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन कोशिश किया करेंगे कुछ ऐसा यूनिक हो जो यहीं पे हम सेट कर दें। जैसे मैंने अभी फर्स्ट ऐप बनाई है तो मैं इसको एग्जांपल की बजाय करूँगा com.first, ठीक है।
अब इसके बाद मुझे कौन कौन सी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करवाना है। तो अब क्योंकि लेटेस्ट कोटलिन है और iOS के अंदर स्विफ्ट चल रही है तो मैं इन्हीं को टिक रहने दूंगा। अब यहाँ पे बताना होता है प्लेटफॉर्म्स। ये प्लेटफॉर्म्स क्या चीज़ है, ये है कि जब हमने कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके बाद वो प्रोजेक्ट किस किस चीज़ पे रन होना है, तो ये हमें पहले से आइडिया होना चाहिए, तो हम उन्हीं को टिक मार्क करेंगे। अब मेरा जो प्रोजेक्ट मैं चाह रहा हूँ कि यार एंड्रॉइड पे, iOS पे, लिनक्स पे, मैक OS, वेब, विंडोज़ सभी पे रन हो जाए, तो मैं इसलिए सबको यहाँ पे टिक मार्क रहने दूँगा। ठीक है, अब मैं इसको क्रिएट पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा प्रोजेक्ट अभी वो क्रिएट करना शुरू कर दिया। ये सेम चीज़ हम उस कमांड से भी कर सकते थे। अच्छा, ये कुछ इस तरह से हमारे पास जो है ना वो बन जाएगा प्रोजेक्ट। ठीक है, अब जो प्रोजेक्ट तो हमारे पास बन गया। अब इसके अंदर ना कुछ प्री डिफाइंड किस्म की जो है ना वो कोड आ गया, प्री डिफाइंड कोड आ गया जो उसने ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसको हम रन करके भी देखते हैं कि इसमें क्या क्या आ रहा है। सही है, तो अब सीन ये है कि यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम चेक करते हैं कि हमने इसको रन किस पे करना है, क्योंकि हमने शुरू में काफ़ी चीज़ें सेलेक्ट की थी कि ये इसके लिए भी बनाना है। तो अभी के लिए मैं मीनवेल करता हूँ कि यार ये ना तुम क्रोम पे रन कर दो। ठीक है, वेब के लिए रन कर दो। ये थोड़ा सा कोड बना हुआ है, ये डमी सी एप्लीकेशन होती है, हम नॉर्मली इसको जो है ना वो रिमूव कर देते हैं, लेकिन आपके लिए जो है ना मैं इसको चला के रन करके दिखा देता हूँ ताकि हमें आइडिया हो जाए कि ये पहली बार कैसा लगता है। अच्छा, ये इसका वेट करेगा कनेक्शन फॉर डिबग सर्विसेज ऑन क्रोम। तो ये क्या कर रहा है, बेसिकली क्रोम को चेक कर रहा है कि क्रोम अवेलेबल है, फिर उसके ऊपर इसको रन करेगा। ये इसने हमारी पहली एप्लीकेशन को रन कर दिया। मैं इसको थोड़ा छोटा करके दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। अच्छा देखें, इसमें है कुछ भी नहीं है, एक हेडर लगा हुआ है। ठीक है, उसके नीचे एक टेक्स्ट लगा हुआ है, टेक्स्ट के अंदर एक वैल्यू है। अब देखें, जो हमारे पिछले वाले लेक्चर में था कि मैंने उसमें बताया था कि जो स्ट्रिंग होगी वो इसमें आएगी, जो इंट होगा वो इधर आएगा, तो ये सेम ऐसे वेरिएबल लिए होंगे इन्होंने। अच्छा, यहाँ पे जो ना बटन लगा हुआ है जिसको प्रेस करने पे इसका इंक्रीमेंट बढ़ाता जाएगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी एक एप्लीकेशन बनाई है। जब मैं इसको रीरन करूँगा तो ये फिर शुरू से रन हो जाएगा, इसका सारा डाटा वेस्ट हो जाएगा। तो अभी के लिए मैं इसको बंद कर देता हूँ। अच्छा, तो हमारे पास नए स्टूडियो में जाएंगे। ये हमने पहला प्रोजेक्ट ना रन करके देख लिया, ये उसका कोड है। ये हम अगले लेक्चर्स में जो है ना वो एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको, ताकि आपको एक एक चीज़ का पता लगे कि ये क्या है, क्यों है, इसको कैसे मॉडिफाई करना है, अपनी मर्ज़ी की एप्लीकेशन कैसे बनानी है। तो वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट एप्लीकेशन में बनाना शुरू कर देंगे। अच्छा, मीनवाइल मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताता जाऊँ इसमें मेन फोल्डर्स कौन से हैं। इसमें मेन फोल्डर्स हैं एंड्रॉइड, iOS और लाइब्रेरी। ठीक है, फाइल्स और इन फोल्डर्स की जो डिटेल है ये भी मैं अगले लेक्चर में जो है ना वो 1 बाई 1 एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि हमें पता हो कि कौन सा फोल्डर किस लिए काम आता है और कौन सी फाइल किस लिए यूज़ होती है। ठीक है, अभी के लिए इतना काफ़ी है। कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन हो तो मोस्ट वेलकम, आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं डिटेल्स जो हैं वो आपके साथ शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।